संपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के अशोक के फूल नामक शीर्षक जो है इसकी गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर को। देखिए दिया गया है पहला गद्यांश कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अब देखिए 5 प्रश्न दिए गए, परीक्षाओं में भी 5 प्रश्न आते हैं 2-2 अंक के, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के आते हैं, यानी गद्यांश पर आधारित 10 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल, ठीक, और इसके जो लेखक हैं वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। इसकी व्याख्या में आप देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य, वामन्य और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के समान है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। बस आप इतना ही लिखेंगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में यहाँ पर नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अगला देखिए प्रश्न है कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ साहित्य के सिंहासन से भी चुपचाप उतार फेंका गया। अगला देखिए प्रश्न, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को, देखिए भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य के जीवन में अशोक के फूल के प्रवेश और निर्गम दोनों को ही नाटकीय व्यापार बताया है। अब अगला जो गद्यांश है वो इस तरह है, देखेंगे आप। कहता है दूसरा जो गद्यांश है उसमें कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कहता है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप इन 2 लाइन रेखांकित जो किया गया है इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे इसमें कि द्विवेदी जी जो हैं वो कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा बेकार की स्मृतियों यानी यादों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, बस इतना ही आप उत्तर लिखेंगे। ध्यान धीरे धीरे हमने बोला है, आप आराम से उसे नोट कर सकते हैं। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। विस्मृत मतलब भुलाने, तो आप उत्तर लिखेंगे कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, यानी स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है। यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इतना आप उत्तर लिखेंगे चौथे का। अगला देखिए प्रश्न, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है गद्यांश है वो इस तरह है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पलती थी। उसके रक्त के संसार कणों को बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए और दिनों उत्सव की धूमधाम भी मिट गई। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि जो निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके अनुसार अशोक का जो फूल है मुख्य रूप से प्राचीन सामंत सभ्यता का प्रतीक है। यह सामंत सभ्यता उस समय के किसान, मजदूरों और साधारण जनता का निरंतर शोषण करती रहती थी। ये सामंत वर्ग के लोग अथवा तत्कालीन पूंजीपति साधारण जनता का खून चूसकर फलते फूलते रहे। सामान्य जनता का शोषण करके ही ये लोग इतने अधिक समृद्ध हुए। बस आप इतना लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। मैं आप इसका अर्थ निकालेंगे आराम से। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या को आप लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो आप लिखेंगे अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता अथवा पूंजीपति वर्ग के लोग समृद्ध हुए थे। सामंत सभ्यता और पूंजीपति वर्ग के लोग समृद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है कि आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि समय के परिवर्तन के साथ किसान, मजदूर और साधारण जनता के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। इसी कारण उन सामंती और पूंजीपतियों की वह स्थिति अब समाप्त हो गई है। उनका यह अस्तित्व व बादशाहत अब देखने को नहीं मिल रही है। उनके शक्तिशाली समाजों का अंत हो चुका है। यही नहीं, सामंत सभ्यता के लोगों के द्वारा अपनी आमोद प्रमोद के लिए मदनु उत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो चुकी है। नहीं आप अर्थ है। अब देखिए अगला जो गद्यांश है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे
जरूर कॉपी पे नोट कर लेंगे। देखिए, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्म आचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। देखिए, प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब तक हमने काफ़ी बार पाठ और लेखक का नाम आपको बताया। पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य जो है उसकी जो जीने की इच्छा है वो बहुत ही अधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली गई है। अगला प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। बस इतना ही उत्तर लिखेंगे। अगला देखिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है। ठीक है, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है। अगला देखिए, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो आप लिखेंगे कि वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। यानी जो वर्तमान समाज है उसका रूप ही जो है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। समाज, वर्तमान समाज। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया कि लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक को हजारों वर्षों से मनुष्य की कठिनाई में दमित की जाने वाली तथा मोह ममत्व से रहित सतत विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न दिया है कि मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अपने वर्तमान से कभी भी संतुष्ट न रहने के कारण मनुष्य सदैव से परिवर्तन हेतु संघर्षशील रहा है। स्वयं को और समाज की परिस्थितियों को परिवर्तित करने हेतु उसने जो संघर्ष किए हैं उन संघर्षों के फलस्वरूप ही उसने नई शक्ति पाई है। ठीक है, जो मनुष्य है वो अपने वर्तमान यानी आज से वो कभी संतुष्ट नहीं रहता और वो सदैव क्या होता है उसे परिवर्तित करने के लिए संघर्ष करता रहता है और खुद के द्वारा और समाज की परिस्थितियों को परिवर्तित करने हेतु जो वो संघर्ष करता है वह उन संघर्षों के फलस्वरूप ही नई शक्ति प्राप्त करता है। अगला देखिए, धर्म आचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य ने हजारों वर्षों से अपनी जीने की इच्छा के वशीभूत होकर और अपनी परिवर्तन की आकांक्षा से प्रेरित कामना हेतु अनेक धार्मिक रीतियों, परंपराओं एवं आचरणों का परित्याग किया है। उसके धार्मिक विचारों अथवा मान्यताओं पर आधारित आचरणों को ही लेखक ने धर्म आचार कहा है। इसी प्रकार जिन सामाजिक धार्मिक विश्वासों को उसने बिना किसी मोह के
क्षण भर में तोड़कर नवीन विश्वासों में अपनी आस्था व्यक्त की है, उन्हें ही यहाँ विश्वास शब्द के रूप में प्रयुक्त करके अपने विचारों को व्यक्त किया है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे हम नए शीर्षक के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर को लेकर। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की परेशानी होती है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव।